हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी से सभी जुड़ जाइए क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एनसीएल स्टाफ नर्स का आपकी जो वैकेंसी आई हुई है तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके आया हुआ था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग फॉर गैस्टेशनल डायबिटीज इज यूजुअली परफॉर्म्ड एट विच गैस्टेशनल एज, यानी कि गर्भावस्था के दौरान गर्भकालीन मधुमेह के लिए स्क्रीनिंग सामान्यतः गर्भवती के किस सप्ताह में की जाती है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। चलिए तो देखिए, गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है प्रेगनेंसी में होता है स्पेशली, इसीलिए इसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है उसमें आप ये ना समझे कि प्रीवियस ईयर अगर उसको डायबिटीज है तो ही गेस्टेशनल डायबिटीज होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्रीवियसली कोई हिस्ट्री नहीं है गेस्टेशनल डायबिटीज की, फिर भी होने के चांसेस जो रहते हैं वो यहाँ पे ज्यादा होते हैं। क्लियर है। और रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि जिस भी प्रेग्नेंट लेडी को अगर गेस्टेशनल डायबिटीज होता है ना, तो उसमें फिर बाद में फर्दर फ्यूचर में उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने का चांस जो रहता है वो बढ़ता है। इसीलिए उसे केयरफुली सारी चीजें करनी चाहिए, अपनी डाइट और अपना जो भी मतलब स्ट्रेस, क्योंकि याद रखिएगा जो डायबिटीज है वो सिर्फ शुगर से नहीं होता है। ठीक है, इसका रीजन अलग अलग हो सकते हैं, तो स्ट्रेस भी उनका एक रीजन है क्योंकि स्ट्रेस कोर्टिसोल को रिलीज करता है और जिसकी वजह से प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसमें भी डायबिटीज हो सकता है और नॉर्मली भी हो सकता है। ठीक है, तो गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है वो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट कब कर सकते हैं ये पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए 6 to 17 वीक में, 29 से 32 वीक में, या 24 से 28 वीक में, या फिर 18 से 23 सप्ताह के अंदर इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। चलिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग फॉर गेस्टेशनल डायबिटीज, तो देखिए गेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला जो पार्ट होता है उस टाइम इसको परफॉर्म करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज को। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग यानी कि फास्टिंग का सैंपल लिया जाता है। उसके बाद में पोस्ट पैरेंडियल, इसका मतलब होता है लंच के आफ्टर 2 आवर्स इस टेस्ट को जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। और अगर इसमें जो है वो शुगर जो है पर्टिकुलर लेडी का, ठीक है, वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करता है, अगर 110 हम बॉर्डर लाइन मानते हैं, वैसे 100 पे आ जाए, क्लियर है, गेस्टेशन डायबिटीज, क्योंकि उस टाइम क्या प्रेग्नेंट लेडी में तब भी हम बॉर्डर लाइन मानते हैं। ठीक है, तो अगर ये बॉर्डर लाइन पे आता है, क्लियर है, नॉर्मली हमारा ब्लड शुगर लेवल जो होता है 70 से 110 mg पर डीएल होना चाहिए। क्लियर है, अगर प्रेग्नेंट लेडी में 100 तक भी आ जाता है तो इसे हम बॉर्डर लाइन मानते हैं। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो इसको क्या मानते हैं, बॉर्डर लाइन माना जाता है। और ऐसी सिचुएशन में फिर क्या करते हैं, या अभी इसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। क्लियर, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी तरह का ओरली हाइपोग्लाइसेमिक सब्सटेंस नहीं दे सकते हैं, आपको सिर्फ इंसुलिन ही देना पड़ता है। क्लियर है। लेकिन जब तक डॉक्टर अगर गेस्टेशनल डायबिटीज होता है तो मैनेज करते हैं, जब तक डाइट से मैनेज हो जाए उतना ज्यादा बेहतर है, ज्यादा से ज्यादा दवाइयों पे कम जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फिर मैनेजेबल नहीं होता है तो फिर इंसुलिन पे जाना पड़ता है। क्लियर है, सबक्यूटेनियस लगाते हैं एब्डोमिनल वाले पार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें मोस्टली इस चीज को परफॉर्म करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज में। मोस्टली आप याद रखिएगा 24 से 28 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें जो होता है वो आपके ये परफॉर्म किया जाता है, गेस्टेशनल डायबिटीज का जो टेस्ट होता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर डज नॉट कॉमनली मेटास्टाइज टू द लीवर, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर सामान्यतः यकृत में मेटास्टेसाइज नहीं करता है, ब्रेस्ट, लंग्स, कोलोन या प्रोस्टेट। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा।
चलिए सभी आंसर करेंगे व्हाट इज द करेक्ट वन। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए आंसर करेंगे व्हाट इज द करेक्ट वन। यस, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कैंसर है वो डज नॉट कॉमनली मेटास्टाइज टू द लीवर। यानी कि देख लीजिए, मेटास्टाइज का मतलब होता है कोई कैंसर ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं बिनाइन, ठीक है, बिनाइन कैंसर। यानी कि ये डज नॉट स्प्रेड, जिस जगह पे कैंसर ये सेल बनी हुई है ये वहीं पे रहती है, ये मेटास्टाइज यानी कि दूसरे ऑर्गन को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो मेटास्टाइज यानी कि अदर फैल जाते हैं, जिस जो ज्यादा डेंजरियस होता है। क्लियर है? तो वही चीज जो है वो यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। और लीवर जो होता है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर वगैरह होता है, कॉलोन कैंसर वगैरह होता है, तो ये लीवर की तरफ ज्यादा मेटास्टाइज होता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है, ठीक है, जो लीवर की तरफ मेटास्टेसिस इसका नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और अर्ली डिटेक्शन जो रहता है वो हेल्प करता है कि जल्दी से इसको रिजॉल्व कर ले, अदरवाइज ये बहुत ही घातक बीमारी है, आप सभी जानते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। बाकी लीवर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग्स कैंसर हो, कोलन कैंसर हो, तो ये स्प्रेड या मेटास्टाइज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए प्राइमी ग्रेविडा विद सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट, व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। प्राइमी ग्रेविडा जो गंभीर गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त कर रही है, नर्स को किस चीज की सबसे घनिष्ठ निगरानी करनी चाहिए। यूरिन आउटपुट एवरी 8 आवर, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एवरी 4 आवर, रेस्पिरेटरी रेट एवरी आवर्स, या ब्लड प्रेशर एवरी 6 आवर्स। चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, क्या करेक्ट आंसर आपका रहेगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। एवरीवन आंसर करिए, क्लास को एक बार शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए तो देखिए, पूछा गया है प्राइमरी ग्रेविडा सीवियर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यानी कि इसमें जो ब्लड प्रेशर रहता है 140/90 से भी ज्यादा रहेगा। इस रिसीविंग मैग्नीशियम ऑफ कोर्स देना पड़ता है, प्री एक्लेम्शिया वाली सिचुएशन है जिसमें आपको हाइपरटेंशन भी होगा, उसके बाद में एडिमा भी होगा, प्रोटीन यूरिया भी होगा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसको प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन एक्लेम्शिया वाली कंडीशन में ना जाए तो उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 को प्रेफर करते हैं। और जिस भी पेशेंट को व्हाट शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली, तो यूरिन आउटपुट नो, डीप टेंडन रिफ्लेक्स एवरी 4 आवर नो। तो याद रखिए, जिस भी पेशेंट में मैग्नीशियम सल्फेट जाता है उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना एवरी आवर मस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट वन। ओके, याद रखना क्रिटिकल पैरामीटर को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, डीप टेंडन रिफ्लेक्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट रहेगा, यूरिन आउटपुट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट द प्रायोरिटी इज द रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये करता है और आपको पता है सांस है तो आस है, इसीलिए रेस्पिरेटरी को हम प्रायोरिटी देते हैं। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ने से पहले आप लोग एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक वे में चलना, एक स्मार्ट स्टडी के साथ में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप आगे जाके कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, इसीलिए हम आपके लिए शानदार टेस्ट सीरीज जो है वो लेकर आए हैं यहाँ पे क्रैश कोर्स के साथ में। तो देखिए यहाँ पे और स्टाफ नर्स का जो सबसे पहले मैं एमसीक्यू क्रैश कोर्स की आपके साथ में बात करूंगी। तो अभी भी आपके एग्जाम में टाइम है, तो अपने आप को प्रिपेयर करने की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आपको 30 स्टूडेंट के लिए ऑफर है।
सिर्फ 2500 रुपीज का। उसके बाद में ये प्राइस बढ़ के ये हो जाएगा। तो अपने आप को अभी एनरोल कर दीजिए और याद रखिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे आपको एनरोल करना है। लिमिटेड सीट अवेलेबल है और इसमें आपको शानदार कोर्स मिलेगा, प्लस टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 20 टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा एनसीएल के पैटर्न के हिसाब से ही, वही टाइमिंग, सब कुछ आपको परफेक्टली वैसा ही लगेगा जैसे कि आप एनसीएल का पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है। अभी आपको डाउनलोड करो और इस कोर्स को और टेस्ट सीरीज को परचेज करो और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्ट और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करोगे तो फिर बहुत लेट हो जाओगे। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड एज डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 प्रेगनेंसीज, 10,000 लाइव बर्थ या 1 लेग प्रेगनेंसी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए, तो पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर के लिए आपको पता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जब भी आता है तो हम जाते हैं 1 लेग प्रेगनेंसी पे। तो डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। आई होप आपने पहले भी इसको पढ़ा है। सोशल इंडिकेटर है, अमंग द फॉलोइंग मदर्स हु इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस सीवियर पेन आफ्टर पोस्टपार्टम। ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। सीवियर पेन आफ्टर पोस्टपार्टम निम्नलिखित में से किसे प्रसवोत्तर में तीव्र प्रसवोत्तर दर्द आफ्टर पेन का अनुभव होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। G4 यानी कि ग्रेविडा 4 पैरा 1 ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, G3 P3 ब्रेस्ट फीडिंग मदर, G2 P2 सिजेरियन मदर बॉटल फीडिंग है, G3 P3 बॉटल फीडिंग मदर। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारी ओबीजी की क्लासेस ऑलरेडी लेके रखी हुई हैं, जिसमें भी प्रीवियस ईयर के ओबीजी के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो उसमें सॉल्व करवाए हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आपको ओबीजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो वो सारी सीरीज आप देख लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि मदर है, पोस्टपार्टम पेन सबसे ज्यादा कौन एक्सपीरियंस करेगा। तो याद रखिए, जो वुमन मल्टीपैरस होती है, ठीक है, जो वुमन मल्टीपेरस होती है उसमें ज्यादा आफ्टर पेन या पोस्टपार्टम पेन होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपेरस वाली वुमन कौन सी है देख सकते हैं, P1 है, P2 है, P3 है, लेकिन यहाँ पे G3 और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो रहेगा यहाँ पे प्रायोरिटी पे रहेगा, बॉटल फीड नहीं रहेगा। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो रहेगा वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को ज्यादा रिलीज करता है, आपको पता है। क्लियर है, क्योंकि वो सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, G3 P3 ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आफ्टर पेन ज्यादा होता है, बॉटल फीड में नहीं। ठीक है, बॉटल फीड में तो क्या करना है, बच्चा बॉटल फीड ही कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फीमेल बॉनी पेल्विस, एंड्रॉइड, गायनेकोइड, ऑब्स्टेटियोल या एंथ्रोपॉइड। आंसर सेम क्वेश्चन मैं अपनी सीरीज में पढ़ा चुकी हूं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। सारी सीरीज जो ओबीजी की मैंने करवा के रखी हुई है वो इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके एक बार देख लो। ठीक है, आंसर करिएगा कि नॉट अ टाइप ऑफ फीमेल बॉनी पेल्विस का इसमें कौन सा टाइप नहीं है। आंसर करिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर करिए फटाफट। तो देखिए, ये क्वेश्चन सेम मैंने एंड्रॉइड मेल पेल्विस है, आपको पता है, नॉट सुटेबल फॉर डिलीवरी, बट हो सकता है इसमें सिजेरियन भी करवा सकते हैं, तो इसको मेल पेल्विस भी बोलते हैं। और हार्ट शेप, ठीक है, हार्ट शेप, इसका शेप जो होता है वो हार्ट के जैसा होता है। ठीक है, और इसमें जो आर्च होता है वो लेस देन 90 रहता है, जो एंगल होता है, इसलिए डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। गायनेकोड स्ट्रॉन्गली फीमेल पेल्विस है, राउंड शेप होता है, बेस्ट फॉर वजाइनल डिलीवरी। नेक्स्ट है एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ये भी रहता है, मतलब पेल्विस का एक पार्ट है, लेकिन ऑब्स्टेटियल पेल्विस जो रहता है ये पेल्विस का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे सी करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, ए न्यूली मैरिड हेल्दी कपल आस्क फॉर द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, व्हाट शुड द नर्स एडवाइस, बैरियर मेथड,
रिदम मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस या कंबाइंड ओरल पिल्स? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन? सभी आंसर करना, क्लास को शेयर करना है और आंसर भी करना है। आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है न्यूली मैरिड हेल्दी कपल है, तो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होगा, तो आप कौन सा एडवाइस करेंगे? तो याद रखिए बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है वो कौन सा होता है? बैरियर मेथड होता है, जिसमें मेल फीमेल कॉन्डोम वगैरह, इसके अंदर डायफ्राम वगैरह जो होता है वो बैरियर मेथड के अंदर आते हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए ये बेस्ट होता है न्यूली मैरिड कपल के लिए। बाकी रिदम मेथड में देखो नेचुरल मेथड होता है, इसमें आपको पता है कि जो वुमेन्स के अंदर जो पीरियड्स होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बिफोर 7 डेज एंड आफ्टर 7 डेज आर सेफ, ठीक है। तो ये नेचुरल मेथड होता है या रिदम मेथड होता है, लेकिन इसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस भी रहते हैं, दैट्स व्हाई ये जो न्यूली मैरिड कपल के लिए सुटेबल नहीं होगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस नॉट गुड या नहीं होता है हेल्दी न्यूली मैरिड कपल के लिए, क्लियर है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस मोस्टली जिसने एक बच्चा हो गया है या फिर 2 बच्चा हो गया, तो आजकल गवर्नमेंट के द्वारा भी ये लगाया जाता है, जिसमें आपको पता है आईयूडी होता है, क्लियर, लिपस लूप वगैरह, क्लियर है। तो ये नहीं होगा। कंबाइंड पिल, ओरल पिल जो होता है, प्रोजेस्टेरॉन पिल वगैरह होती है, सयाना प्रेस वगैरह, ये भी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, यस, तो देखिए आपके एनसीएल का जो पेपर होने वाला है, क्लियर है, उसमें आपके 70 जो रहेंगे वो नर्सिंग का रहेगा एंड आपका नॉन नर्सिंग रहेगा 30, ये आपको पता है, क्लियर है। अब आपके लिए एमसीक्यू क्रैश कोर्स रेडी हो चुका है एनसीएल के लिए, स्टाफ नर्स के लिए शानदार। इसमें आपको कोर्स में सारे हाई एंड टॉपिक मिलेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, और इसमें ऑफर भी अवेलेबल है 2500 फॉर 30 स्टूडेंट एंड 3500 लगेगा अगर आप अभी इसको पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तो, क्लियर है। तो एनरोल कर लीजिए, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल है। और नेक्स्ट यहाँ पे उसी के साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है, 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, और जो आपके फुल लेंथ टेस्ट है एनसीएल पैटर्न के बेस्ड मिलेगा आपको, और इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस, डिटेल एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा। तो अभी अपने आप को एनरोल कर दीजिए इस पैटर्न के लिए और इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एबॉर्शन, पोस्ट मैच्योरिटी, लो बर्थ वेट या कंजेनिटल मालफॉर्मेशन? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? यस, तो देखिए अगर ट्विंस प्रेगनेंसी होती है यानी कि 2 बच्चे हैं, ठीक है ना, तो 2 बच्चे अगर होते हैं तो आपने देखा होगा कि एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है, एक बच्चा थोड़ा सा हेल्दी होता है, ठीक है। तो ये चीज रहती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो इसमें लो बर्थ वेट होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं आप, यानी कि बच्चे का जन्म से ही वेट जो होता है लेस देन 2.5 kg रह सकता है, ठीक है। और ये सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है लो बर्थ वेट वाला, बाकी पोस्ट मैच्योरिटी नहीं, एबॉर्शन नहीं, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी भी नहीं, लेकिन लो बर्थ वेट यानी कि लेस देन 2.5 kg जो रहता है वो बर्थ वेट बच्चे का हो सकता है। ये मोस्टली देखा जाता है ट्विंस प्रेगनेंसी के साथ। इन हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन विथ हार्ट डिजीज which valvular lesion is most dangerous during labor? एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रीगर्जिटेशन, मिट्रल स्टेनोसिस या मिट्रल रीगर्जिटेशन? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? देखिए हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन है, हार्ट डिजीज ऑलरेडी है, तो कौन सी वल्वुलर डिजीज यानी कि कौन से वल्व में अगर लेजन वगैरह है तो वो ज्यादा डेंजरियस होता है। तो देखिए प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे यानी कि लेबर के टाइम पे स्पेशली क्या होता है कि कार्डियक एक्टिविटी बढ़ती है, कार्डियक वर्कलोड बढ़ता है, और जिसकी वजह से क्या होता है पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से मिट्रल स्टेनोसिस जो रहता है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस जो रहता है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है,
क्लियर है? आपको पता है मिट्रल वॉल्व जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है, जिसको हम बायकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। राइट साइड जो होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? मिट्रल स्टेनोसिस। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। एवरेज वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन हेल्दी वुमन इज अबाउट 5 kg, 12 kg, 20 kg या 30 kg। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? एवरेज वेट गेन कितना होगा प्रेगनेंसी में, ये पूछा गया है। तो आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे 1, 5, 5 यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। इसी तरह से पूरा 11 किलो या 11 से 13 केजी जो रहेगा वो वेट गेन यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। ज्यादा वेट गेन हो जाए तो भी अच्छा नहीं है, कम वेट गेन हो तो बच्चे का फीटल ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। कि ठीक है, तो एवरेज वेट 11 से 13 किलो होना चाहिए। एडिशनल कैलोरी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अप्रोक्सीमेटली 300 किलो कैलोरी, 440 किलो कैलोरी, 550 किलो कैलोरी या 600 किलो कैलोरी। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए प्रेगनेंसी जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली, जैसे नॉर्मली वुमन के अंदर 2100 किलो कैलोरी नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें एडिशनल आपको ऐड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 300 किलो कैलोरी, या फिर किसी किसी बुक में 350 किलो कैलोरी भी दिया हुआ होता है। क्लियर है? और एडिशनल ऐड करते हैं कब? लैक्टेशन के टाइम पे। लैक्टेशन में और भी ज्यादा कैलोरी की जरूरत होती है, 550 किलो कैलोरी लैक्टेशन में एड ऑन करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए, क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। क्वेश्चन है, फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इन अ बर्न पेशेंट इज। ये एनसीएल 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था इसका, ठीक है, तो उसका पेपर है और उसके पेपर के अंदर से एमएसएन फार्मा और माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे प्रीवियस एग्जाम में। फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक इन अ बर्न पेशेंट इज नॉर्मल सलाइन, डीएनएस, रिंगल लैक्टेड या जीएनएस। चलिए आंसर करिएगा। बर्न पेशेंट जो होता है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है। तो देख लीजिए, हाइपोवोलेमिक शॉक जो होता है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो उसके अंदर फ्लूइड की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमें ऐसा फ्लूइड चाहिए जो बिल्कुल सेम टू सेम हो, किसके? हमारे बॉडी फ्लूइड के या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के, क्योंकि जब भी हाइपोवोलेमिया होता है तब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो लॉस होता है, तो हमें ऐसा ही फ्लूइड चाहिए। तो सेम उसी पैटर्न वाला, उसी सोडियम पोटेशियम से रिच फ्लूइड कौन सा होता है? तो रिंगल लैक्टेड इज द बेस्ट चॉइस इन द केस ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, बिकॉज ये सेम होता है, किसके सेम होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के। किसके सेम होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उसके सेम होता है, जिसमें सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है। ठीक है, ये तीनों कंटेंट होते हैं, इसीलिए ये जो है वो सेफ होता है और जरूरी भी होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने पहले भी एग्जाम्स में वगैरह देखे होंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये हाइपोवोलेमिक शॉक वाला क्वेश्चन जो है वो हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंफेक्शन कॉज्ड इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? ए ऑप्शन है राइनाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस, फेरिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन कौन सा है ये आपको बताना है। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। सो देखिए, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बाकी के ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। तो राइनाइटिस, रनी नोज वगैरह होता है
वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नहीं होता, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फेरिंजाइटिस भी नहीं होता, फेरिंग्स के अंदर इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है, वो भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, आपको पता है डीएपी जो मेनिंजेस होती है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड पायामेटर, इसमें इंफेक्शन इन्फ्लामेशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो ये होता है मेनिंजाइटिस। अब बचा क्या यहाँ पे, ब्रोंकियोलाइटिस, यानी कि जो ब्रोंकियोल्स होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, ब्रोंकियोल्स, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं इसमें अगर इंफेक्शन हो जाए, क्या हो जाए, इसमें इंफेक्शन होता है क्योंकि ये स्मॉल एयरवे होता है। क्यों इंफेक्शन होता है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एयरवे, तो इस वजह से यहां पे इंफेक्शन होता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोलाइटिस, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन होता है। नेक्स्ट वन, which of the following is the best diagnostic test for detecting peptic ulcer? पेप्टिक अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए मोस्ट बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, बेरियम मील स्टडी, बी ऑप्शन अल्ट्रासोनोग्राफी, सी एक्सरे स्टडी, या डी एंडोस्कोपी। आंसर करिएगा, पेप्टिक अल्सर जो है उसको फाइंड आउट करने का बेस्ट तरीका कौन सा होता है, ये पूछा गया है। तो आप सभी आंसर करिएगा, क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे पेप्टिक अल्सर के बारे में आपने सुना होगा, डिओडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर जो होता है उसको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से ही आप पता कर सकते हो। तो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कैसे होगा, जब आप एंडोस्कोपी करोगे। तो एंडोस्कोपी जब परफॉर्म की जाती है तो ये डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होगा किसका, पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर का विजुअलाइजेशन डायरेक्टली किससे होता है, बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, याद रखिएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है किसका, पेप्टिक अल्सर का, एंडोस्कोपी। बाकी बेरियम मील, एक्सरे एंड यूएसजी नहीं होगा। एंडोस्कोपी जो होता है वो पेप्टिक अल्सर का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल डिसइंफेक्शन? इनमें से केमिकल डिसइंफेक्शन कौन सा है, बर्निंग, ब्लीचिंग पाउडर, बॉइलिंग, या ऑटोक्लेव? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। वेरी इजी, देखने से ही आपको पता चल रहा है, तो आप आसानी से इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। चलिए आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे केमिकल वाला आपको कौन सा लग रहा है, कितना इजी है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए थे देखिए। तो बर्निंग, क्या ये केमिकल लग रहा है आपको, डिसइंफेक्शन का टाइप नहीं। बॉइलिंग जो करते हैं इंस्ट्रूमेंट को वगैरह, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स वगैरह जो होते हैं उनको किल करने के लिए, तो क्या ये केमिकल मेथड है, नहीं। ऑटोक्लेव नहीं, मॉइस्ट हीट का एग्जाम्पल है, हीट वेव्स होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है जिसको हम CaOCl2 भी कहते हैं, तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को किल करने में काम आता है, और ये एक तरह का केमिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा इस क्वेश्चन का, सी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट है, ए पेशेंट वाज डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ पल्मोनरी टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, ही वाज स्टार्टेड ऑन एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, he complained of red color urine, what should be done? Send urine for routine examination, urine culture sensitivity, surgical opinion, या फिर काउंसलिंग ऑफ पेशेंट। तो देखिए टीबी वाले पेशेंट के अंदर डॉट्स थेरेपी चलती है, आपको पता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, शॉर्ट कॉट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो डॉट्स थेरेपी होती है, इस डॉट्स थेरेपी में ड्रग चलती है जिसका नाम है पेरिस नाम से, या आप अपने तरीके से कोई भी याद करने का तरीका बस याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज पायराजिनामाइड। रिवाइज कर लेते हैं, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है,
सो ये ड्रग जो है वो इसमें यूज की जाती है। अभी न्यू गाइडलाइन आई है, मैंने सेपरेटली इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है, क्या न्यू गाइडलाइन आई है वो भी आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इंस्टाग्राम हमारी आईडी है, वहां से आप अपडेट रहिएगा, और यहाँ पे भी डालते हैं किरोशा नर्सिंग क्लासेस के चैनल पे, तो वहां पे लेटेस्ट अपडेट के जो भी जानकारी होती है हम लोग वीडियो के रूप में डालते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपकी जानकारी जो है यानी कि आपके नॉलेज में और भी ज्यादा बूस्टअप हो सके। ठीक है, चलिए सो देखिए पायराजिनामाइड तो सेम टू सेम है, ये ड्रग देते हैं। इथाम्ब्यूटोल क्या करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, इस वजह से इस ड्रग को चेंज करके मेथोहेक्सिटोल करके ड्रग जो है वो यहाँ पे ऐड की गई है। तो फिलहाल ये वाली ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी जगह पे मेथोहेक्सिटोल ड्रग जो है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट रिफाम्पिसिन का नाम चेंज करके या इसको चेंज करके रिफापेंटिन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, रिफापेंटिन। ठीक है, तो इसको भी इस नाम से नहीं बिकती है, ये रिफापेंटिन के नाम से बिकती है। बाकी की ड्रग जो है वो सेम टू सेम है, जिसमें रिफाम्पिसिन या रिफापेंटिन जो ड्रग है उसका साइड इफेक्ट होता है कि रेड ऑरेंज कलर का यूरिन, जो इसका हार्मलेस साइड इफेक्ट है। जब तक ये मेडिसिन चलेगी तब तक ये यूरिन और सिक्रीशंस ऐसे होंगे, बाकी उसके बाद में वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें फर्दर कोई टेस्टिंग की जरूरत नहीं होती, इसको काउंसलिंग करना है पेशेंट को आपको कि ये हार्मलेस साइड इफेक्ट है, होएगा लेकिन कुछ टाइम के बाद या जब आप मेडिसिन को स्टॉप करेंगे उसके बाद में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, डी करेक्ट आंसर रहेगा। याद रखिएगा टीबी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आई है अभी लेटेस्ट, वो इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है किरोशा नर्सिंग क्लासेस के नाम से, वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी यहां पर भी है कंप्लीट गाइडलाइन का एक सेपरेट वीडियो जो है, शॉर्ट वीडियो है, जो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं बोल दूंगी आज या कल में ही वो पोस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, द पेशेंट इज एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन हेडेक, द ड्रग sumatriptan succinate is prescribed for the patient. Which of the following in the patient history should be reported to the doctor? डायबिटीज, कैंसर, एंजाइना या क्लस्टर हेडेक। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे कि माइग्रेन हेडेक का ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें सुमाट्रिप्टेन सक्सिनेट ड्रग जो है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है। Which of the following the history should be reported to the doctor? यानी कि इन चारों में से कौन सी हिस्ट्री अगर उस पर्टिकुलर पेशेंट को है ये ड्रग प्रिस्क्राइब करने के बाद में, तो आप फर्दर रिपोर्ट करोगे फिजिशियन को या डॉक्टर को, ये पूछा गया है। यानी कि किस में आपको ये ड्रग नहीं दे सकते हो आप। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। एवरीवन क्लास को शेयर करना है और साथ में आप आंसर भी करना है आपको। ठीक है, तो देखिए ये ड्रग जो होती है सुमाट्रिप्टेन, ये सुमाट्रिप्ट करके जो का एगोनिस्ट होता है, जो माइग्रेन या हेडेक में इस मेडिसिन को यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे पेशेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है जिसमें इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो। किसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, याद रखना, इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो किसी पेशेंट में। दूसरी चीज, ऐसे पेशेंट जिसमें एंजाइना हो। क्यों अवॉइड करना है या क्यों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो याद रखना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बिकॉज ये वैसो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट है इसका, वैसो कंस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। इस वजह से इस ड्रग को नहीं दे सकते हो अगर पेशेंट सफरिंग विद एंजाइना और इस्चेमिक हार्ट डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर रहेगा। याद रखने का, ड्रग बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट वन, द हेल्मिंच मैन्यूअर एब्डोमिनल थ्रस्ट इज यूज्ड फॉर पेशेंट हु हैज। हेल्मिंच मैन्यूअर एब्डोमिनल थ्रस्ट आपको पता होगा किस में यूज करते हैं, आंसर करिएगा। ए ब्लडी नोज, ए ब्लॉक्ड एयरवे, फॉलन आउट ऑफ बेड, इम्पेयर्ड आईसाइट। चलिए आंसर करिएगा, हेल्मिंच मैन्यूअर या एब्डोमिनल थ्रस्ट जो होता है वो एयरवे ब्लॉक या फिर कोई भी चीज चॉकिंग वगैरह हो जाती है, ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल सा, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक्ड एयरवे जो होता है वो कोई भी चॉकिंग की वजह से मोस्टली देखने को मिलता है, बाकी ब्लडी नोज के लिए नहीं, पेशेंट बेड से गिर गया उसके लिए नहीं, इम्पेयर्ड आई साइट के लिए भी
नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज बाय ब्लड प्रोडक्ट, एयरबोर्न, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर या नन ऑफ द अबव। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो जो भी टीबी जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो टीबी वाला पेशेंट है उसको मास्क लगा के रखते हैं, प्लस अगर वो हॉस्पिटल में है तो उसको सेपरेट रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एयरबोर्न से ट्रांसमिट होता है, यानी कि आप बात कर रहे हो किसी पेशेंट को, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है बात करने से, कफ से, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा होता है, एयरबोर्न ट्रांसमिशन होता है, ब्लड प्रोडक्ट से इतना नहीं, लेकिन मेनली ये एयरबोर्न डिजीज होता है। नेक्स्ट है पेशेंट विथ डिप्रेस्ड कॉन्शियसनेस हैज लैब रिपोर्ट ब्लड शुगर 586 mg per dl, यूरिन कीटोन प्लस है 3+ है, विच IV फ्लूइड इज प्रेफर्ड, यानी कि हाई ब्लड शुगर है पेशेंट को कौन सा फ्लूइड दोगे, NS है, RL विथ इंसुलिन या DNS विथ इंसुलिन या नन ऑफ द अबव। कीटोन बॉडी भी है, कीटोन यूरिया है, ठीक है। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। तो देखिए जब भी ऐसा DKA यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाली सिचुएशंस जब आती है जिसके अंदर ब्लड शुगर लेवल जो रहता है, आपको पता है इसके अंदर ब्लड शुगर लेवल बहुत ही हाई रहता है, तो इनिशियली तो हम फ्लूइड प्रेफर करते हैं 0.9% नॉर्मल सलाइन। लेकिन जब भी ब्लड शुगर लेवल, ये कब तक करते हैं, जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो आपका लगभग 250 से 300 mg तक नहीं आ जाता, ठीक है। उससे पहले NS 0.9% यूज करते हैं फ्लूइड को रिसक्सिटेट करने के लिए, ठीक है, वॉल्यूम रिसक्सिटेट करने के लिए, क्लियर है, क्योंकि कीटोन बॉडी है इस वजह से। तो ब्लड शुगर लेवल जब 250 से 300 mg तक आ जाता है, उसके बाद में इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, DNS देते हैं, डेक्सट्रोज के साथ में विथ इंसुलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इंसुलिन देते हैं, क्यों, ताकि हाइपोग्लाइसेमिक कोई ऐसा रिएक्शन ना हो जाए, अचानक से हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन ना हो जाए, इस वजह से हाइपोग्लाइसेमिक, क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है वो आप खुद ही बताओ कि जब ब्रेन को पता है कि ब्लड शुगर लेवल जो है वो यहां तक है, ठीक है, अब आपने जब आप DNS दोगे, ठीक है, उसके बाद में जब आप NS दोगे तो सडनली ये ड्रॉप होता है, क्या होता है, सडनली ड्रॉप हो जाता है। और अगर जब ये ड्रॉप होता होता एकदम नीचे चला गया, तब तक भी आपने अपनी बॉडी को, जो आपको शुगर चाहिए, जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो तो चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप कम कर दोगे तो भी चल जाएगा, नहीं, ठीक है। तो आपकी बॉडी भी उसी अनुसार काम करती है फिर। तो अगर सडनली अगर कम हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट आ सकते हैं। इस वजह से इसको रिजॉल्व करने के लिए जब आपका यानी कि पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी 500 अबव है, तो यहां तक जब आ जाता है उसके बाद में DNS के साथ में इंसुलिन दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह का हाइपोवोलेमिक या हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट जो है वो सडनली ना हो, क्लियर है। तो और ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा बिकॉज हम इंसुलिन भी दे रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए इस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है विच IV फ्लूइड इज प्रेफर्ड, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, DNS विथ इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा DKA है तो उसमें हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर इज DNS विथ इंसुलिन, डी राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। याद रखिए इनिशियली 0.9% नॉर्मल वो फ्लूइड को या वॉल्यूम को रिसक्सिटेट करने के लिए। नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम द अबव पेशेंट डेवलप कार्डियक अरेस्ट, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू चेक पल्स, रेडियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या एंटी क्यूबाइटल आर्टरी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा एवरीवन। चलिए सभी आंसर करिएगा कि पूछा गया है यहाँ पे आफ्टर सम टाइम द अबव पेशेंट डेवलप कार्डियक अरेस्ट आ रहा है पेशेंट को, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू चेक पल्स। पल्स चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छी साइट कौन सी होती है एडल्ट में, ये पूछा गया है। आंसर करिएगा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ पे। तो देखिए जब भी हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, उसमें हमें ऐसी पल्स चेक करनी है जो पल्स मोस्ट एक्यूरेट हो,
ठीक है, तो मोस्ट एक्यूरेट पल्स हम यहाँ पे चेक करेंगे, विच इज कौन सी होती है, कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो होता है वो एक्यूरेसी के लिए यहाँ पे चेक किया जाता है, जो कि सेंट्रल वीनस प्रेशर भी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जो हमें बेस्ट चीज ही बताएगी। तो यहाँ पे सी करेक्ट, बाकी रेडियल आर्टरी नहीं होगा, पॉप्लिटियल भी नहीं होगा, नी जो होता है उसके पीछे की तरफ जो होता है वो पॉप्लिटियल आर्टरी होता है, वो भी नहीं होगा, एंटी क्यूबाइटल आर्टरी भी नहीं, यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बेस्ट है। नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू फर्स्ट, आप सबसे पहले क्या करोगे, एयरवे मैनेजमेंट करेंगे, आईवी लाइन लगाएंगे, सैंड इन्वेस्टिगेशन या मिडाजोलाम लगाएंगे। चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करिए सभी बच्चे और साथ में आंसर भी करिए। तो देखिए, फर्स्टली आप सभी को पता है कि हम हमेशा एयरवे को प्रायोरिटी पर ही रखते हैं, एयरवे रेस्पिरेशन को हम लोग हमेशा प्रायोरिटी पे ही लगते हैं। तो सबसे पहला क्या मतलब, सांस है तो आस है, तो एयरवे मैनेजमेंट इज द प्रायोरिटी, उसके बाद बाकी सारी चीजें करनी है, एयरवे मस्ट होता है सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, at what rate chest will be compressed and what will be the rate of ventilation in adult patient। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चेस्ट कंप्रेशन का यानी कि और वेंटिलेशन का रेशियो यहाँ पे पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर करना है एंड साथ में आंसर भी करना है आपको। चलिए, तो क्या रेशो रहेगा, यहाँ पे बात हो रही है एडल्ट की, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमें एडल्ट ही मानना है। ठीक है, तो आपको भी पता है चेस्ट कंप्रेशन की वेंटिलेशन की रेशो जो रहती है वो 30:2 रहती है। सीधा सा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडल्ट के अंदर 30:2 हम यूज करते हैं, अगर चिल्ड्रन है तो 15:2 का रेशो हम यूज करते हैं, और अगर न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न, ठीक है, तो उसमें 3:1 का रेशो जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए 60-year-old पेशेंट कम टू द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी विथ एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस। ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस है, एंड इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी टू relieve pain, demonstrate crutch walking, teach dietary modification, promote diuresis by administering diuretic। ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस, जो गाउट जो होता है, गाउटी अर्थराइटिस प्यूरिन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से जो प्यूरिन बनता है, ठीक है, वो अगर बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से ना हो जाए, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये फिर जगह जगह जमने लग जाता है। ठीक है, यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, जगह जगह जमने लग जाता है, यानी कि बोन्स हो गई, उसके बाद में जॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो इसमें फिर क्या कर देता है, वो आर्थराइटिस कॉज कर देता है। ठीक है, तो उसी को अगर ये बोन में या फिर पर्टिकुलर किसी भी जॉइंट्स में अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वो पेन करवाएगा। ठीक है, तो उसके बोन ब्रेक, बोन वीक हो जाएगी, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज होता है, गाउटी अर्थराइटिस होता है। तो गाउटी अर्थराइटिस में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सीवियर, एक्सट्रीम सीवियर पेन होता है। क्या होता है, सीवियर पेन यहाँ पे देखने को मिलता है गाउटी अर्थराइटिस वाले पेशेंट के अंदर। क्लियर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रच वॉकिंग हो गया, डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया, डायरेसिस, ये सारा फर्दर नॉट अर्जेंट, लेकिन पेन को रिलीव करना इज अर्जेंट, क्योंकि गाउटी अर्थराइटिस में सीवियर पेन होता है पेशेंट को, इसीलिए यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट है, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फुट अल्सर, which of the following should be emphasized in teaching? Wash and inspect all surface of the feet daily. B, cut the toenail by rounding edge. C, treat small cut promptly by disinfection with iodine. D, use hot water bottle to warm फीट इन विंटर टू इंप्रूव सर्कुलेशन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। यहाँ पे क्लास को एक बार आप सभी शेयर कर देना और साथ में आपको आंसर भी करना है। पूछा गया है, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेशेंट रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ फुट अल्सर।
फुट अल्सर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एम्फेसाइज थ्रू टीचिंग, क्या आप टीच कर सकते हो कि फुट अल्सर जो होता है उससे प्रिवेंट किया जा सके। तो देखिए फुट अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है, वॉश एंड इंस्पेक्ट ऑल सरफेस ऑफ द फीट एरिया। तो देखिए वॉश करना है प्रॉपर तरीके से और इंस्पेक्शन या इंस्पेक्ट कर देखना है कि फुट के चारों तरफ चेक करना है कि कहीं पे कोई कट तो नहीं लगा है, कहीं पे लगी तो नहीं है। तो वो फिर बाद में क्या होता पता नहीं रहता, कभी कभी फिर अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो इसको पता लगाने का बेस्ट तरीका जो होता है वो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। पढ़िए और आंसर दीजिए क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। और स्पेशली आपको पता है डायबिटीज वाले में ये चीज बहुत जरूरी है कि जब भी आप वॉक करने जा रहे हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो थोड़ा संभाल के करना है। किसी भी तरह का अल्सर अगर हो गया तो ये हील होने में काफी टाइम लगता है और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा है तो ये डज नॉट हील भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, vomiting that persists throughout the day and impair a woman's health is known as morning sickness, nausea, vomiting, hyperemesis gravidum या all of this। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए वॉमिटिंग दैट परसिस्ट थ्रू आउट द डे होती है, ये प्रेगनेंसी में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से होता है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम भी बोलते हैं। एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, वेट लॉस होता है। प्रेगनेंसी में ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंटेड टू यू इन अनकॉन्शियस स्टेट, व्हाट विल यू गिव। 10% लिखा हुआ है, 10% D5W, 25% यहां पे आपको दिख रहा होगा। और नेक्स्ट यहां पे लिखा हुआ है 10% विथ थायमिन एंड लास्ट है मैनिटॉल। तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। एवरीवन सभी आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एल्कोहलिक पेशेंट है, प्रेजेंटेड विथ यू इन अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है। और जो भी पर्सन एल्कोहलिक होता है उसमें थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और थायामीन की डेफिशिएंसी अगर होती है तो उसमें वर्निक्स कोरासकॉफ सिंड्रोम हो जाता है, आपको पता है, जिसमें पेशेंट में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह आते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें 10% DW देना पड़ता है, उसके साथ में थायामीन देते हैं, क्योंकि थायामीन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट को भी ठीक करता है, प्लस ये जो वर्निक्स कोरासकॉफ वाला सिचुएशन है या थायमीन की डेफिशिएंसी होती है उसको भी ट्रीट करता है। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें 10% DW विथ थायामीन देना है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन ECG द V1 इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन विच इंटरकॉस्टल स्पेस। आंसर करिएगा V1 जो है वो कौन से इंटरकॉस्टल स्पेस पे हम लगाते हैं। आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए V1 जो होता है वो हम लगाते हैं, एक तो राइट साइड लगाते हैं, कहां पे लगाते हैं, राइट साइड, फोर्थ इंटरकॉस्टल में लगाते हैं। अगेन जो V2 होता है वो लेफ्ट साइड लगाते हैं, लेफ्ट साइड में ही फोर्थ इंटरकॉस्टल पे लगाते हैं। उसके बाद में फिर उसके बाद में हम बात करते हैं V3 को हम छोड़ देते हैं, V4 जो होता है इसके अंदर उसको हम लगाते हैं, लेफ्ट साइड ही लगाते हैं, सिक्स इंटरकॉस्टल स्पेस पे। और ये जो V3 है वो V2 और V4 के बीच में लगाया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी V5 जो होता है फिर मिड एक्सिलरी लाइन पे, मिड क्लेविकुलर लाइन पे V6 जो है वो लगाया जाता है। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिस्टिक
proliferation of chorionic epithelium is known as hydatiform mole, एडिमेटस प्लेसेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या पॉलीहाइड्रामिनियस। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। पूछा गया है सिस्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ कॉरियोनिक इपिथेलियम इज नॉन एज, तो सिस्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ कॉरियोनिक इपिथेलियम, इसी को हम बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मोलार प्रेगनेंसी, इसी को बोला जाता है। सिस्टिक प्रोलिफरेशन इसके अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइडेटिफॉर्म मोल, ठीक है, या मोलार प्रेगनेंसी। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी की वजह से ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, विच ड्रग कैन बी गिवन इन एम्प्टी स्टमक, इसमें से कौन सी ड्रग जो है वो हम खाली पेट दे सकते हैं? आंसर करिएगा। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं और वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कौन सी ड्रग जो है वो हमको जो है वो एम्प्टी स्टमक देना है। तो देखिए दोनों ड्रग, थायरोक्सिन जो होता है, थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो भी अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है, या ब्रेकफास्ट या खाने के 30 से 60 मिनट पहले इसको लेते हैं। और पेंटाप्रोजल जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, इसको भी हम बिफोर मील ही लेते हैं। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इन विच डिजीज डज ब्लड नॉट क्लॉट, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, लंग कैंसर या डायबिटीज, किस रोग में रक्त में थक्का नहीं बनता है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा एवरीवन। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे थैलेसेमिया एक तरफ का एनीमिया है, बीटा चैन की एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। लंग कैंसर अलग चीज है, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे हीमोफीलिया जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे क्लॉट नहीं बनता है और ब्लीडिंग होती है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिसइंफेक्टेंट, सॉलिड डिसइंफेक्टेंट, केमिकल गैसेस डिसइंफेक्टेंट या फिजिकल डिसइंफेक्टेंट। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा एवरीवन। क्लास को शेयर करना है, साथ में आंसर भी करना है। पूछा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। यस, तो क्या ये नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है? नहीं। क्या ये सॉलिड डिसइंफेक्टेंट है? नहीं। फिजिकल है? नहीं। ये तो गैसेस हैं और केमिकल है। आपको भी पता है फॉर्मेल्डिहाइड और इथाइलिन ऑक्साइड क्या है? एक तरह का केमिकल है और गैसेस है। इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज जो है हम लोग जो हॉस्पिटल्स में भी करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। कोई पेशेंट है, कोई वार्ड को फ्यूमिगेशन के लिए भी फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है। इथाइलिन ऑक्साइड जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये एक तरह का केमिकल है। चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू की सीरीज को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पढ़िए और आंसर दीजिए। What is the most important step to abort the sickle cell crisis? Hourly BP monitoring, oxygen saturation monitoring, hourly offering water to drink या cooling by fan? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे सिकल सेल क्राइसिस होता है जिसमें जो सेल होती है, ठीक है, आरबीसी जो होती हैं वो क्या होती है? सिकलिंग शेप, डिस्कॉइड होता है। वैसे शेप कैसा होता है? ऐसा। लेकिन यहाँ पे शेप जो रहेगा वो इस तरीके से होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर है और इस तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये। इस तरीके से सिकल टाइप सेल हो जाती है और ऐसे पर्सन में क्या हो जाता है कि सिकलिंग शेप की वजह से इसमें ब्लड में जो सेल में विस्कोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। इसीलिए यहाँ पे प्रायोरिटी पे रहेंगे ऑफरिंग वाटर टू ड्रिंक इज द बेस्ट सिकल सेल क्राइसिस में। हालांकि ऑक्सीजन मॉनिटरिंग भी बहुत ही प्रायोरिटी पे है, नंबर 2 पे है ये।
फर्स्ट नंबर पे रहेगी वाटर टू ड्रिंक, डिहाइड्रेट पेशेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट के अंदर। क्लियर है? तो यहाँ पे एक सी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें विस्कोसिटी सेल की जो रहती है वो डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ सिकलिंग लाइक शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टोकोलाइटिक ड्रग आर सच ड्रग विच इंक्रीज जीआई मोर्टेलिटी, इंक्रीज यूट्राइन मोर्टेलिटी, रिड्यूस यूट्राइन मोर्टेलिटी या रिड्यूस जीआई मोर्टेलिटी। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा। तो टोकोलाइटिक एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रेगनेंसी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके अंदर प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस है या अर्ली अगर लेबर पेन शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में टोकोलाइटिक एजेंट जो है उनका यूज करते हैं ताकि अर्ली लेबर ना हो। और इसको बचाने का आपको पता है कोई वर्क क्या करेगा, क्या वो जीआई मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा? नहीं। यूट्राइन मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा तो डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पे क्या करता है, रिड्यूस यूट्राइन मोटिलिटी, जिससे हम प्री मेच्योर बर्थ को प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पुटिंग अ बीटर सब्सटेंस ऑन द नेल ऑफ किड्स who used to bite, it is an example of which of the following therapy। यानी कि कोई बच्चा बार बार किसी की आदत होती है नेल्स काटने की, ठीक है, तो ऐसे बच्चे में बीटर कुछ टेस्ट ऐसा लगा देते हैं ताकि वो मुंह में जैसे ही अपना हाथ डाले कट करने के लिए नेल को, तो उसको वो गंदा कड़वा टेस्ट है जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करे उस चीज को, ठीक है। तो ये कौन सी थेरेपी है ये पूछा गया है, आंसर करिएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये इसके लिए भी कोई थेरेपी होती है, तो बच्चा अपने आप छोड़ देता है, लेकिन एक टाइम तक, ठीक है। अगर बच्चा ओरल स्टेज में है, मुंह में हाथ डालता है, नॉर्मल ओरल स्टेज में कॉमन है, उसके बाद भी अगर ये चीज हो रही है, बार बार बाइट कर रहा है नेल को, आदत होती है किसी को, ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बिहेवियरल थेरेपी का यूज करते हैं। तो अनप्लीजेंट स्टिमुलाई रखते हैं ताकि क्या होता है, वो जो बच्चा है उसको वो चीज अच्छी ना लगे और वो उसको छोड़ने का ट्राई करे, उसको बिहेवियरल या फिर एवर्जन थेरेपी हम बोलते हैं। बी राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ कैंसर इज बाय ब्लड प्रोडक्ट, इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर या नन ऑफ दी अबव। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे किसी में ऑप्शन नहीं आते हैं, किसी में 3 ऑप्शन आते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है 2020 के अंदर एनसीएल का स्टाफ नर्स का पेपर हुआ था, वही पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं। तो क्या होता है ना, कभी कभी पेपर में 4 ऑप्शन जैसे याद नहीं रहते या एड ऑन नहीं किए होते हैं, तो जिस वजह से ऐसा होता है। ये ओरिजिनल जो पेपर आया था वही है, हमने कुछ उसमें मॉडिफाइड नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए कैंसर जो है वो ना ही ब्लड प्रोडक्ट से फैलता है और ना ही इन्फेक्टेड फूड वाटर से, नन ऑफ द अबव रहेगा। बिकॉज कैंसर जो है वो किसी भी तरह का एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होती रहेगी। ये ऐसी डिजीज है जेनेटिक म्यूटेशन, सेल के अनडिफरेंशिएटेड म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर जैसी जो बीमारी है वो देखने को मिलती है। बाकी ब्लड प्रोडक्ट से वगैरह कोई इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशेंट हैज नॉट पास्ड यूरिन इन लास्ट 24 आवर, इट इज टर्म एज एनयूरिया, पॉलीयूरिया, ओलिगुरिया या नन। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पॉलीयूरिया का मतलब तो होता है कि पेशेंट जो है वो 2000 ml से भी ज्यादा अगर यूरिन आउटपुट पास करता है, तो ये भी नहीं होगा। ओलिगो यूरिया भी नहीं होगा 400 ml से कम, तो इसको हम एन यूरिया बोलेंगे। एन यूरिया के अंदर 24 घंटे में अगर कोई पर्सन लेस देन 100 ml 100 ml जो है वो यूरिन आउटपुट करता है, इससे कम करता है, तो उसको एन यूरिया बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ए करेक्ट आंसर मानेंगे, एन यूरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पेशेंट हैज अ क्रॉनिक किडनी डिजीज, he has been advised continuous ambulatory peritoneal dialysis. Where does it be done? Only in well occupied hospital, equipped hospital, in any hospital, at home या all of the above। किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज है पर्सन को, तो ऑफ कोर्स हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करना पड़ सकता है, ठीक है।
पड़ता है, जरूरी है, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं होता। किडनी काम नहीं कर रही है तो हमें आर्टिफिशियल डायलिसिस से वो काम करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हीमोडायलिसिस जो रहता है वो ऐसे हॉस्पिटल में जाके ही आप करा सकते हो, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस जो होता है वो घर पे भी हो सकता है। तो एट होम यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट, पेशेंट इज ऑन थायरोक्सिन, what is the cheap and best way to monitor drug dose? का बेस्ट वे कौन सा, जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो? T3 लेवल, T4 लेवल, TSH लेवल या नन? थायरोक्सिन थायराइड की मेडिसिन होती है, लिवोथायरोक्सिन जो हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन होती है वो चल रही है पेशेंट के, तो क्या करना चाहिए? आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो थायरोक्सिन जा रही है, उसका डोज पता लगने के लिए एक्यूरेट जा रहा है या नहीं, इसका बेस्ट जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग टेस्ट जो होता है कोस्ट इफेक्टिव भी होता है और बेस्ट इंडिकेटर भी होता है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन सैक्रम इज, सैक्रम के अंदर कितनी वर्टिब्री होती है ये पूछा गया है। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी आंसर करिए। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन सैक्रम के अंदर कितनी वर्टिब्री होती है? तो 5 वर्टिब्री होती है। याद रखिएगा सैक्रम में कितनी वर्टिब्री होती है? 5 वर्टिब्री होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसा पेपर आता है और बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा। और अगर आप थोड़ी सी तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। चलिए, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन द थोरेसिक रीजन इज 12, 14, 5 या 7? टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन थोरेसिक रीजन, सी होता है 7, एस मैंने बताया अभी 5, लंबार होता है 5। अब यहां पे पूछा गया है आपको टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री, टी कितना होता है? आंसर करिएगा यस टी। आंसर करिए क्या राइट आंसर रहेगा। थोरेसिक रीजन में कितनी जो है वो वर्टिब्री यहां पर देखने को मिलती है? आंसर करिएगा। तो टी होता है टोटल 12। कितना होता है? टी 12 होता है, याद रखिएगा। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? T12। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट इज, बेसिक लाइफ सपोर्ट में क्या सीक्वेंस को यूज किया जाता है? आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए पहले एबीसी होता था, लेकिन अब न्यू गाइडलाइन जो आई थी उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से जो न्यू सीक्वेंस जो है वो रहता है CAB, सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एड्रेनालिन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इन एडल्ट इज इंट्राकार्डियक, सेंट्रल वीनस, पेरिफेरल वेन या फिर इंट्राओशियस? आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एड्रेनालिन ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, CPR के टाइम पे एड्रेनालिन दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट रूट पूछा गया है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट रूट अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो पेरिफेरल रीजन होता है, बेस्ट रूट होता है। अगर पेरिफेरल रीजन में कोई दिक्कत है या कोई ऐसा कुछ है तो ऐसी सिचुएशन में आप अदर रूट जो है उसका भी यूज कर सकते हैं, इंट्राओशियस, सेंट्रल वीनस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट रूट पेरिफेरल ही होता है। नेक्स्ट है फ्लूइड ऑफ चॉइस इन हेड इंजरी। अगर किसी पेशेंट को हेड इंजरी होगा तो क्या होगा? ब्लड लॉस हो जाएगा। क्या होगा? ब्लड लॉस होगा। ब्लड लॉस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाएंगे, हाइपोवोलेमिया होगा। सिंपल सी बात है, हाइपोवोलेमिया होगा। ठीक है, हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया होगा तो टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या दोगे आप, ये पूछा गया है, आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। तो देखिए हेड इंजरी में फ्लूइड ऑफ चॉइस जो रहता है हाइपोवोलेमिक शॉक है, यानी कि सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, क्लोराइड वगैरह की, तो उसको पूर्ति करने के लिए क्या ऑप्शन होगा? 0.9% नॉर्मल सलाइन, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऑस्मोटिक अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो ऑस्मोटिक जो फ्लूइड होता है उसको कवर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बाद में DNS वगैरह को भी प्रीफर करते हैं, लेकिन बेस्ट हेड इंजरी में फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो NS होता है। नेक्स्ट,
एनसीएल के पैटर्न के हिसाब से एमसीक्यू क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर। अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं एनसीएल स्टाफ नर्स के अंदर सेलेक्ट होके, तो आज ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं किरोशा एकेडमी की ऐप पर, और वहां पे भी हम आपको बेस्ट ही देंगे। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए और आप पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम जो है वो तो अपने टाइम पे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम से पहले अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर टारगेट सेट है आपका तो उसके लिए मेहनत भी लगेगी, मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।